अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, मेरा नाम है निम्रा सुहेल भट्ट और मैं हजवेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले शोबा फ़ार्मेसी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा शोबा फ़ार्मेसी का जो फाइनल ईयर का जो थीसिस है वो मुझे आज डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान ले आया है। मेरे थीसिस का मौजू है इंसुलिन का किरदार टाइप 2 के पेशेंट्स में, जिसके लिए मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल। ही इज़ अ वेरी फेमस कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट इन डायबिटिक इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम, थैंक यू सो मच। आपने जो है वो डायबिटिक इंस्टीट्यूट के बारे में अच्छे ख्यालात का मुजाहरा किया है, बातचीत की है, इज़हार किया है और अब आगे बातचीत करते हैं। जी सर, गुफ्तगू का आगाज़ में इस सवाल से करना चाहूँगी कि आप खुद एक बहुत अच्छे फिजिशियन, बहुत अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। आपके नज़दीक सर क्या प्रिस्क्राइबिंग इम्पॉर्टेंट है या काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है? मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं तो सबसे पहले ये है कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो उस सब्जेक्ट के बारे में आपका नॉलेज अपडेटेड होना चाहिए। बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि कौन से पेशेंट को मैंने क्या ट्रीटमेंट देनी है। बिल्कुल। ये है कि एक ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब करनी है, नंबर 1। और नंबर 2 है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन जो है जी, वो तो पेशेंट का रोल है। ऐसा ही है। तो अब हम जब तक पेशेंट को समझाएंगे नहीं तो पेशेंट उसको परसीव नहीं करेगा ट्रीटमेंट बिल्कुल को ऐसी और बात। उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। जैसे कि इसकी बात मैं ऐसे करता हूँ कि जो हमारी सारी कंट्री है या हमारे जो मुख्तलिफ जगहों पर लोग काम करते हैं डॉक्टर्स, उनका एक कंटिन्यूस कंपटीशन कह लें वो चल रहा होता है कोएक्स के साथ। बिल्कुल। और जो लोग जो मेडिकल का नाल ही नहीं रखते सही तरह से, इसलिए चल रहा होता है कि वो मरीज़ की बात तवज्जो से सुनते हैं, उसकी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको अपना मैसेज कन्वे कर लेते हैं। ऐसा ही है। एज ए रिजल्ट पेशेंट जो है वो अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स देम और कई दफ़ा वो साइंटिफिक पर्सनस के पास नहीं आते। ठीक। साइंटिफिक पर्सनस को भी इसके ऊपर काम करना चाहिए कि एक सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात। अगर मैं एक बंदे को प्रेस्क्रिप्शन में लिखता हूँ कि आप आज से इंसुलिन शुरू कर दें और बेजल इंसुलिन शुरू कर दें और बाहर जाके वो किसी और मेडिकल स्टोर वाले से मशवरा कर रहा है कि क्या मैं ये इंसुलिन शुरू करूँ या मैं ना शुरू करूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने प्रेस्क्रिप्शन को समझाने में कुछ ना कुछ गलती की है, कुछ कमी छोड़ दी है। ठीक है। तो काउंसलिंग पेशेंट ये जो एक मुकालमा होता है पेशेंट का और डॉक्टर का, ये उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक ये तय ना हो जाए बिल्कुल कि कौन सा गोल किसने हासिल करना है और कौन से काम जो है वो पेशेंट ने करने हैं और कौन से काम डॉक्टर ने करने हैं। ऐसा ही। तो पेशेंट ने बेसिकली इंसुलिन लगानी है और पेशेंट ने या कोई टैबलेट सामने लिखनी है तो पेशेंट ने इस्तेमाल करनी है। तो जब तक पेशेंट कन्विंस नहीं होगा तब तक उसको ट्रीटमेंट को अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो दरमियान में भूल भुलैयों में रहेगा। रोज़ाना दोबारा सोचेगा कि मैं ये दवाई खाऊं या मैं ना खाऊं, इसका फ़ायदा है या इसका नुकसान है, इसके को बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं। तो वो दाएं बाएं जहाँ भी उसको जो लोग मिलेंगे डायबिटीज़ रिलेटेड लोग या कोई मेडिकल प्रोफेशन रिलेटेड होंगे, वो जिस लेवल पे भी काम करते होंगे उनके साथ मशवरा करना पसंद करेगा। तो इसलिए प्रेस्क्रिप्शन एंड काउंसलिंग बोथ आर इम्पॉर्टेंट। लेकिन सर प्रिस्क्रिप्शन के बढ़ते रुझान ने कहीं काउंसलिंग को डॉक्टर के नज़रिए में कहीं बहुत पीछे नहीं छोड़ दिया? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो डॉक्टर्स के पास जो टाइम है वो टाइम जो है वो उस तरह से तकसीम हो गया कि उसमें प्रेस्क्रिप्शन पे ज़्यादा जोर है, सही है और पेशेंट की काउंसलिंग पे तवज्जो कम है। एज ए रिज़ल्ट जो है वो पेशेंट उसमें से डिप्राइव्ड फील करते हैं और प्रॉब्लम्स फील करते हैं। डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान जब हमने शुरू किया था तो उसकी बेस ही यही थी कि हम काउंसलिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें, पेशेंट एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो दें। और WHO वाले भी कहते हैं कि ये जो डायबिटीज़ है इसका ट्रीटमेंट पेशेंट एजुकेशन है। बिल्कुल। सर आपका क्या ख्याल है कि जो एक पेशेंट का या किसी मरीज़ का जो सोशल स्टेटस है वो डायबिटीज़ को कैसे असरअंदाज करता है? जैसे उनके माशी हालात जो हैं, क्या उसका रोल है डायबिटीज़ के ऊपर या नहीं? मैं समझता हूँ ये जो आपकी जो माशी हालात हैं और जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट है ये इतना ज़्यादा लिंक्ड नहीं है चीज़ें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारी थॉट ये है कि या एक्सपीरियंस ये है कि जो गुर्बत है वो इतनी इफेक्ट नहीं कर रही होती जितनी आप अपनी आप को ट्रीटमेंट के साथ कंप्लायंस नहीं शो करते। राइट। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या पेशेंट को वॉक करने पे खर्चा आता है? नहीं आता ना। नहीं आता। अच्छा, क्या पेशेंट जब साइकिल चलाता है कोई तो उसको खर्चा आता है उसमें?
एक्स्ट्रा, कोई नहीं। पेट्रोल नहीं डलता उसमें, बिल्कुल ऐसा तो ही। वॉक भी की जा सकती है, साइकिल भी चला। इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल पे क्या असर पड़ेगा, अच्छा असर पड़ेगा ना। जी सर। तो अगर आप अपनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो खर्चा कम हो गया। ऐसा ही। आप एक आधी चपाती और दाल खाते हैं तो शुगर लेवल इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते। ठीक है। तो इसके मुकाबले में कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट इनटेक कर लें और जो मुरगन किस्म की ग़िज़ाएँ हैं वो खाएं और मीठे खाएं हर किस्म के, तो उससे ब्लड शुगर बढ़ेगी, तो आपका डॉक्टर के पास चक्कर ज़्यादा लगेंगे। ऐसा ही है। तो अगर आप अपने ज़हन में सोच लें कि मैंने ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है, तो मैं समझता हूँ डायबिटीज़ आपकी मैशत को इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करेगी। करती। ठीक। जितने खर्चे आपने एमरजेंसी के चक्कर लगाने में करने हैं, हमारे पेशेंट अक्सर क्या करते हैं, बदपरहेज़ी कर लेंगे। आज ईद का मौका था, हमने बदपरहेज़ी कर ली। आज बुलाने की शादी थी तो हमने बदपरहेज़ी कर ली। इसके मुकाबले में जो अमीर लोग हैं, अच्छा अमीर लोग जब प्रेस्क्रिप्शन की कदर करते हैं, मैं एक बात आपको बताऊँ, उसकी वजह ये कि हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, क्या वो अमीर इसलिए होते हैं कि वो मतलब वो इसलिए कि अमीर ही पैदा हुए थे, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपनी अकल से ही अमीर होते हैं ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका मतलब है जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट लिखा के लाते हैं तो उसके ऊपर मनोन अमल करते हैं, ऐसा है, बिल्कुल। डाइट कंप्लायंस भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देते हैं। एज ए रिजल्ट उनके ब्लड शुगर लेवल भी नॉर्मल होंगे, उन्होंने लिख के भी लानी, मॉनिटरिंग भी करके लानी है। बिल्कुल। एज कम्पेयर टू कि एक पेशेंट ने प्रेस्क्रिप्शन लिया, उसको जाके घर रख दिया, किसी तरह रख के उसे घुमा दिया, बिल्कुल। और कुछ अरसे बाद एक बदपरहेज़ी की, ब्लड शुगर 498, 598, फिर एमरजेंसी में लैंड किया, एमरजेंसी के अलग खर्चे बर्दाश्त किए, और फिर वहाँ से दोबारा डॉक्टर साहब के पास बैठे हैं ब्लड शुगर रिकॉर्ड के बगैर। तो मैं समझता हूँ अगर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आएँ, आप ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करें, वेल इन टाइम आप अपनी एमरजेंसी क्रिएट ना करें, तो खर्चे किसी हद तक बचाए जा सकते हैं। ओके, यानी कि खर्चों पे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक। सर, हम देखते हैं कि पेशेंट्स दो तरह के होते हैं। और एक और बात मैं ऐड कर दूँ, इस तरह से भी ऐसा नहीं है कि भाई हर जो ट्रीटमेंट है वो आपको प्राइवेट ही लेनी पड़ती है। सरकार में भी कई सारे डायबिटिक सेंटर्स हैं, और ये जिना हॉस्पिटल में है, मेयो हॉस्पिटल में है, सर्विस का इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, वो लोग इंसुलिन भी प्रोवाइड करते हैं, टैबलेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ही है। तो अब आपने एक्सप्लोर करना है कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, और फिर उस अपनी डाइट और बाकी लाइफस्टाइल के हवाले से जो चेंजेस हैं वो करनी है। लेकिन सर, क्या काउंसलिंग हर सरकारी इदारे में और प्राइवेट इदारे में क्या सेम तरह की जाती है? इसमें डेफिनेटली फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक दिन में और एक 6 to 8 आवर्स की शिफ्ट में 200 पेशेंट्स आएंगे, बिल्कुल, तो काउंसलिंग इफेक्ट होएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और एज़ कम्पेयर टू अगर आपने शाम को 5-6 घंटे में 6-10 पेशेंट देखने हैं, तो काउंसलिंग डिफरेंट होएगी। ठीक है। इसमें फ़र्क पड़ता है। ठीक। सर, हम देखते हैं कि दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक जो बहुत वेल अवेयर्ड हैं, जिन्हें हर तरह की इन्फॉर्मेशन है कि डायबिटीज़ क्या बला है, ठीक है, उन्हें डाइट में क्या लेना है, इंसुलिन क्या चीज़ है, सब कुछ उन्हें सब कुछ पता है। राइट। और एक इस तरह के पेशेंट होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि डायबिटीज़ क्या है। उनके लिए डायबिटीज़ सर जोड़ों में, पट्ठों में दर्द, इसको वो डायबिटीज़ कह देते हैं। ना उन्हें अपनी खुराक के बारे में इल्म होता है, ना अपनी दवाई के बारे में, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स के साथ आपकी डीलिंग डिफ़र करती है, या सेम वही प्रिस्क्रिप्शन वाला फिनोमेना ही चलता है इसके अंदर भी? नहीं, बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले जब पेशेंट न्यूली डायग्नोज डायबिटिक होता है तो उसको बताना चाहिए, बताना पड़ता भी है कि डायबिटीज़ क्या बीमारी है, बेसिकली इसकी टाइप्स क्या हैं और आपको कौन सी टाइप की डिजीज़ है। ठीक है। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ ये 4, 5, 7 प्रिंसिपल्स हैं, जो अगर हमारी फाइल देखें तो उसके अंदर हमने प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। ओके, प्रिंसिपल्स 7 प्रिंसिपल्स हैं कि इनके ऊपर आप अमल करेंगे तो आप डायबिटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर सकेंगे। ठीक है। उसमें से एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे एजुकेशन इस तरह भी नहीं है, अब एजुकेशन डिफरेंट हो गई है। पहले हम यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस करते थे, ओके। अब आपकी जो फेसबुक है उसके ज़रिए आप एजुकेशन उसकी कर सकते हैं डायबिटीज़ की। और अगर पेशेंट एक्सप्लोर करना चाहें तो अब एंड्रॉयड और मोबाइल आईफोन इतने आगे हैं, बिल्कुल, कि वो किसी वक्त भी किसी भी मौजू पे सर्च करके, और हमारे इवन अपने पेज पे जाके डायबिटीज़ के बारे में कई सारी वीडियोस देख सकते हैं, डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि पेशेंट शुड बी विलिंग कि मैं भी डायबिटीज़ के बारे में नॉलेज बढ़ाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। ऐसा ही है। अच्छा, एक जो आपने बात की थी डायबिटीज़ के बारे में, हर बंदे का अपना एक कंसेप्ट हो जाता है। वो ये है कि जैसे जो अंधेरे में जो जहाँ पे हाथी की जिस जगह हाथ लगाता है उसको उससे से पता लगता है। मसलन अगर किसी पेशेंट के दादाजी की डेथ जो है वो रीनल फेलियर से डायबिटीज़ से हुई है, डायबिटीज़ था और रीनल फेलियर था साथ में, तो
तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट के लिए डायबिटीज़ एक रीनल फेलियर की डिजीज़ है। ओके, एग्जैक्टली, जितना एक्सपोजर उतनी एक नॉलेज। पेशेंट उसने देखा अपने रिश्तेदारों में से कि उसका पाँव कट गया है, तो उस पेशेंट के लिए दिमाग में डायबिटीज़ पाँव कटने की बीमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह जो अपने सर्कमस्टांसेस में पेशेंट को देखता है अपने इर्द गिर्द, उस पेशेंट के ज़हन में वो एक रिफ्लेक्शन इमेज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमने उस इमेज को ब्रेक करके फिर उसे समझाना है कि डायबिटीज़ इज़ कंट्रोलेबल ओके, और वी कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन। हम रीनल फेलियर भी अवॉइड कर सकते हैं, हम एम्पुटेशन भी अवॉइड कर सकते हैं, हम जो असाबी तकालीफ है इनको भी अवॉइड कर सकते हैं, और हम जो आँखों की बीमारी है उसको भी अवॉइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम ब्लड शुगर लेवल्स को टारगेट्स के अंदर रखें। तो ये जो एक पहला सेशन इंट्रो सेक्शन होता है पेशेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो पेशेंट नॉलेज अच्छा हासिल करके आते हैं उनके साथ इंटरेक्शन बहरहाल डिफरेंट होती है, और उसका डॉक्टर भी उसको इंजॉय करता है। ठीक है, ठीक है। हमेशा पेशेंट को इस तैयारी के साथ डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि विन विन डील के तहत वो आए, वो ये सोचे कि मैंने डॉक्टर को लूट लिया है इतने पैसे दे के, क्योंकि उससे मैंने इतना नॉलेज हासिल कर लिया है। और डॉक्टर को भी लगना चाहिए कि मैंने पेशेंट को लूट लिया एक आज का, मैंने जो उसको ट्रीटमेंट दिया उसका बेनिफिट आ रहा है। अगर आपका पेशेंट आके बताता है कि भाई ये मेरी ब्लड शुगर लेवल 90 और 100 रहती है और 110 रहती है, तो उसका जो अच्छा इफेक्ट है वो फिजिशियंस पे भी जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर फिजिशियंस हर वक्त ऐसी खबरें सुनते रहे कि आज डायबिटीज़ वाले पेशेंट की लो शुगर अटैक हुआ है या आज एक हाइपरग्लाइसीमिया में कोमा हो गया, तो वो फिजिशियंस की सेहत के लिए भी मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। तो ये एक बायलैटरल प्रोसेस है। बिल्कुल सर, आपने भी कहा है कि ये कंट्रोलेबल डिजीज़ है। हाँ। सर बहुत से पेशेंट्स की शिकायत होती है ये क्योरेबल डिजीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि सर नॉलेज कम है ना, तो इस वजह से लोग सवाल करते हैं कि व्हाई इट्स नॉट क्योरेबल। क्या मेडिसिन में कोई डिजीज़ ऐसी है क्रॉनिक जो क्योरेबल हो? नहीं, जवाब नहीं है ना। आपने पढ़ा होगा जी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, आपके पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, लॉन्ग लाइफ जो है ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, हाइपोथायराइडिज्म है, ये सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लॉन्ग लाइफ ट्रीटमेंट, अस्थमा है उसके अटैक्स होते हैं। तो ये सारी ऐसी बीमारियां जिनमें ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चाहिए होती है, इनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। इनका ट्रीटमेंट मॉडल डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एन एक्यूट इमरजेंसी। किसी को मलेरिया हुआ है, आप उसको एंटीबायोटिक देते हैं, उसको एंटी मलेरियल देते हैं, वो 3 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसे ही टाइफाइड है, उसकी एंटीबायोटिक देंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसमें काउंसलिंग का भी इतना रोल नहीं है, उसमें और भी किसी चीज़ का रोल नहीं है। लेकिन जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसके साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज अटैच होते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ जो है वो क्योरेबल हमेशा नहीं होती, इट इज़ ऑलवेज कंट्रोलेबल एंड ट्रीटेबल। जो उसकी ट्रीट इमरजेंसी उसकी ट्रीट हो जाती है, प्लस उसके जो लॉन्ग टर्म है वो उसका कंट्रोल करते होते हैं। तो ये कंट्रोलेबल है, इट इज़ नॉट क्योरेबल। सो फार इट इज़ नॉट क्योरेबल। सो फार इट्स नॉट क्योरेबल। जब इसका क्योर आएगा तो फिर ज़ाहिर के सारों के सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। सर हम टाइप्स की बात करें तो सर अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में बहुत कम है कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या होती है। सही। तो सर टाइप 1 और टाइप 2 की अवेयरनेस तो बहुत से प्रोग्राम्स में आपने दी है, लेकिन मेरा बेसिक मकसद यहाँ पे ये है बात करने का कि टाइप 1 और टाइप 2 के जो साइंस, जो अलामात, जो सिम्टम्स हैं, उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? टाइप 2 और टाइप 1 की अलामात सेम होंगी, लेकिन शिद्दत में फ़र्क होगा। अच्छा, शिद्दत में फ़र्क होगा, ठीक। जैसे और टाइप 2 एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। टाइप 2 के 2 वेरिएंट्स कर लें अगर आप, एक एसिम्प्टोमेटिक और एक सिम्प्टोमेटिक। ठीक है, ठीक है। तो अगर सिम्प्टोमेटिक हो तो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होगा, उसको फील नहीं होगा। और अगर एसिम्प्टोमेटिक है तो उसको पता ही ना हो। मसलन आप एक बुजुर्ग का 55 ईयर की एज में ऑपरेशन करवाने जाते हैं, ठीक है, और उसके प्रोस्टेट में जो है वो स्वेलिंग हो गई है, प्रोस्टेट लार्ज हो गया है, तो अब हमने प्रोस्टेट को निकालना है, तो हम उसमें ब्लड शुगर चेक करेंगे, हो सकता है वो 252 हो। ओके ओके, ठीक। तो अब एक इंसिडेंटल डायग्नोसिस हो गया। पेशेंट को नहीं पता था कि मुझे डायबिटीज़ है, वो तो अपने किसी काम से गए थे। बिल्कुल। एक और पेशेंट एग्जांपल लेते हैं, 60 ईयर का पेशेंट है, अपनी कैटरेक्ट ऑपरेट करवाने गया है, सफ़ेद मोती का ऑपरेशन करवाने गया है, वहाँ पे जाके ब्लड शुगर चेक हुई, आई स्पेशलिस्ट ने पता चला कि वो 300 आ गई रेंडम। अब उसको पता लग गया कि आज डायग्नोसिस होगी डायबिटीज़ की, प्रिपरेशन उसका लेट हो जाएगा, फिर उसको अपनी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये इंसिडेंटल डायग्नोसिस की मिसाल है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स की फैमिली में डायबिटीज़ हो और उनको कुछ अलामात ऐसी हों कि वो उसकी वजह से अपना टेस्ट कराने चले जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको यूरिन ज़्यादा आ रहा हो, उनको लगता हो कि रात को पहले मुझे नहीं उठना पड़ता था, अब 2-3 दफ़ा उठना पड़ रहा है, लेकिन उतनी शिद्दत नहीं है, और वो समझते हैं कि अच्छा, कुछ ऑफिस वाले वर्कर्स ये सोच सकते हैं कि उन्हें फटीग ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, वही ऑफिस का काम है, लेकिन अब फटीगनेस या थकावट ज़्यादा होनी शुरू हो गई है,
तो वो हो सकता है कि अपनी ब्लड शुगर इस हवाले से चेक करवा लें। ओके। तो ये है कि इनकी माइल्ड सिम्टोमेटिक हो सकते हैं टाइप 2, ज़्यादातर इनकी सिम्टम्स वीयर नहीं होती, शिद्दत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू टाइप 1। टाइप 1 डायबिटिक के अंदर जो इंसुलिन बिल्कुल प्रोडक्शन ज़ीरो पे चली गई है, उनके बीटा सेल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब इंसुलिन उनके बॉडी के लिए बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंट है। ऐसा पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा, ऐसा पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा, उसको सिम्टम्स ज़्यादा आएंगी, उसको रात को 6-7 दफ़ा यूरिन के लिए आना पड़ेगा, दिन को जाना पड़ेगा, फिर उसका वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी से वेट लूज़ होता है। ठीक है। आपकी बॉडी की प्रोटीन यूटिलाइज होनी शुरू हो जाती है, आपकी फैट यूटिलाइज होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपका जो वो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज है, वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रहा। ऐसा ही है। अब जब वो ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो आपकी बॉडी के बाकी हिस्से जो हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, तो एक तरह से फैट कम होनी शुरू हो जाएगी, प्रोटीन कम होएगी, तो एज ए रिजल्ट वेट लॉस होगा पेशेंट को। तो वेट लॉस पेशेंट को होगा एक्सट्रीमली, उसको ये प्यास की शिद्दत होएगी, यूरिन ज़्यादा आ रहा होगा। ये शदीद इलामात वाला जो पेशेंट है ये टाइप 1 में फिट होगा। ठीक है। ये एक क्लिनिकल डिस्क्रिमिनेशन है टाइप 1 और टाइप 2 की। एज वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे हम कहते हैं कि लेस देन 20 ईयर एज मोस्टली आपको टाइप 1 पेशेंट्स मिलेंगे जो इंसुलिन डेफिशिएंट है। मोर देन 40 पेशेंट्स जो हैं ज़्यादातर टाइप 2 मिलेंगे। इन बिटवीन दरमियान में दोनों तरह के केसेस मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा भी देखा है कि अब बहुत ओवरवेट बच्चे हैं, आपने देखा होगा बच्चों में मोटापे की शरह बढ़ती जा रही है, तो बच्चे बैठना शुरू हो गए हैं, रिमोट कंट्रोल के साथ काम अपना गेमें खेलते रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो अब ज़्यादातर इनएक्टिविटी पीरियड उनका बढ़ गया है। बिल्कुल। ऐसे रिजल्ट उनके अंदर मोटापा बढ़ रहा है। जब मोटापा बढ़ रहा है तो फिर वो डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार भी हो रहे हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ लेस देन 20 ईयर्स भी कुछ ना कुछ हम केसेस देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम टाइप 1 के देखते हैं। यानी कि टाइप 1 और टाइप 2 में अलामात का कोई इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ अलामात की शिद्दत का फ़र्क है, शिद्दत का फ़र्क है, अलामात का फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक अच्छा क्लिनिशियन जो कि डायबिटीज़ को काफ़ी अर्से से ट्रीट कर रहा हो तो अपने सामने पेशेंट को देख के काफ़ी हद तक वो अंदाज़ा कर लेता है कि मेरा पेशेंट टाइप 1 में फॉल करता है या टाइप 2 में। कुछ टेस्ट भी आ गए हैं जो हम किए जा सकते हैं अगर आपको ऐसे केसेस हों जो दरमियान बॉर्डर लाइन फॉल कर रही हो, उनमें कुछ एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग भी की जा सकती है, लेकिन इतना क्लिनिकली वो यूज़फुल नहीं है। क्लिनिकली आपकी क्लिनिकल जजमेंट ही यूज़फुल होती है। ठीक है सर। एसिम्प्टोमेसी जो है यानी कि अलामात का ना आना, हाँ, एसिम्प्टोमेटिक, एक सिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं वो किस कदर खतरनाक चीज़ है ना सर? हाँ, तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो उनमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए, स्क्रीनिंग करनी चाहिए। लेकिन सर मैंने काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि लाइक जिनकी फैमिलीज में ये चीज़ रन नहीं करती, राइट, लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और उनको डायबिटीज़। अब ये है कि जैसे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन कहती है कि 45 या 35 एज के ऊपर जाके ज़रूर एक दफ़ा ब्लड शुगर की टेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, और उसमें हम फास्टिंग शुगर लेवल कर लेते हैं, HbA1c कर सकते हैं, कोई ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो किया जा सकता है। ये तो हो गए वो पेशेंट जिनमें रूटीन में करनी है और एवरी 3 ईयर्स रिपीट भी होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्क्रीनिंग जल्दी भी की जा सकती है। ओके। से अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है तो उसमें स्क्रीनिंग होनी चाहिए डायबिटीज़ की। बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो फीमेल है जिसके बच्चे की पैदाइश हुई है और बच्चे का सर का साइज़ ज़्यादा है, ओवरऑल बच्चे का वेट ज़्यादा है, तो उसके अंदर मदर के अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए डायबिटीज़ की। हो सकता है उसको डायबिटीज़ चल रही हो और उसकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम आई हो। ऐसे लोग जिनकी फैमिली में पेशेंट्स डायबिटीज़ के मौजूद हो, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, उनके अंदर होनी चाहिए। जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क के ऊपर हैं, उनके अंदर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। लिपिड प्रोफाइल अब नॉर्मल हो तो आपकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो जिनके अंदर भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन मसला है जो प्रॉब्लम्स करता है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट में स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो ये सारे वो लोग हैं जिनमें स्क्रीनिंग जल्दी भी की जा सकती है। ठीक है, लेकिन सर ये एक फिजिशियन का रोल तो नहीं है, यहाँ पे तो पेशेंट का खुद का रोल आता है ना कि उसने अपनी स्क्रीनिंग करवानी है या नहीं करनी। मैं समझता हूँ दोनों का रोल है। ठीक है। जब पेशेंट जनरल फिजिशियन के पास किसी और काम से गया, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू द ब्लड शुगर। एग्जैक्टली, दैट्स द बेस्ट टाइम। तो आप किसी और काम से आए थे, आपने ब्लड शुगर भी चेक कर ली। सर लोग इस डर से भी नहीं करवाते कहीं निकलना निकल ही ना है। हाँ, एक ये बहुत फोबिया ये बड़ी अच्छी एक बात हमारे एक टीचर मानते थे, वो कहते जब किसी पेशेंट का कि फ्रैक्चर हुआ हो हड्डियों का, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्क्रीन फॉर लिपिड प्रोफाइल। ओके। अब लिपिड प्रोफाइल कहाँ और हड्डियों का फ्रैक्चर कहाँ, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है ना, एक अपॉर्चुनिटी है। तो पेशेंट आया किसी काम से, आप उस वक्त उसकी मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग कर लें। ठीक है। मैं समझता हूँ अब जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है सारी
उसको अटैच कर देना चाहिए कि उसमें स्क्रीनिंग शामिल हो, बिल्कुल। उसमें हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग भी हो जाए, उसमें डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग भी हो जाए। इस तरह से हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली ट्रीट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग। हाँ भाई। सर अलामात की बात हो रही है तो सर कितने पेशेंट्स हैं जिन्हें जोड़ों का और पट्टों का दर्द रहता है, जिनके लिए ये बीमारी है ही जोड़ों पट्टों का दर्द, ठीक है, या पाँव सुन्न हो जाते हैं, सुइयाँ चुभती हैं, तो इन सिम्टम्स को, इन अलामात को कैसे ट्रीट किया जाए? मोस्टली जो लोग हैं वो जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, वो जब डायबिटीज़ डायग्नोज होती है, जब वो प्रेजेंटेशन उनकी क्लिनिक के ऊपर होती है, एक्चुअली वो बहुत सारा पीरियड एसिम्प्टोमेटिक साइलेंट फेज गुजार चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके अंदर उनकी डायबिटीज़ के ब्लड शुगर लेवल ज़रा ऊपर ही रहते हैं, एज ए रिज़ल्ट उनकी न्यूरॉन्स के ऊपर डैमेज हो चुका होता है। जी, न्यूरॉन्स डैमेज। तो जब उनकी प्रेजेंटेशन होती है तो उनके अंदर पेशेंट्स में पाँव के तलवे जलना और पाँव का सोना होना, ये बड़ी कॉमन अलामात होती बहुत हैं। कॉमन अलामात। इसमें विटामिन B12 लेवल का भी रोल है। विटामिन B12 लेवल की भी डेफिशिएंसी सिमिलर सिम्टम्स करती है, उसको हमें रूल आउट कर लेना चाहिए, एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। उसके बाद डायबिटिक न्यूरोपैथी आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, तो उसमें टांगों में दर्द रहना, ये सारी अलामात उसी की हैं। ट्रीटमेंट उसकी सिवाय इसके कि हम ब्लड शुगर कंट्रोल करें, तो अगर उसमें एक्यूट सिम्टम्स होंगी, न्यूरोपैथिक सिम्टम, तो वो रिवर्स हो जाएंगी। आपने ब्लड शुगर कंट्रोल की, वो जो आपके हाई लेवल ऑफ शुगर आ रहे हैं न्यूरॉन्स के अंदर, वो वापस चले जाएंगे और मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक परसिस्टेंट न्यूरोपैथी हो गई है, परमानेंट हो गई है, तो फिर शायद उसमें से कोई इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ना निकले, फिर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जा सकती है। फार्माकोलॉजिकल नहीं, अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कोई नहीं है इसका, यानी कि आप कह रहे हैं ना कि न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं अगर ज़्यादा एक्सटेंड तक, ज़्यादा अरसा हो गया, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कोई नहीं, नॉन फार्माकोलॉजिकल भी नहीं है, यानी कि फार्माकोलॉजिकल तो है नहीं लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल सिम्टोमेटिक है, उसमें कुछ हम दवाइयाँ दे देते हैं जिससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। ठीक सर, लेकिन दवाइयाँ और डायबिटीज़ की मज़ीद दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ कुछ ज़्यादा दवाइयाँ पेशेंट उकता नहीं जाते या उकता जाते होंगे? पेशेंट बिल्कुल उकता जाते हैं, इसलिए जो बाहर के ममालिक में ज़्यादातर जो कम्बिनेशंस आते हैं दवाइयों की, ठीक है, उससे ये होता है कि आपको मल्टीपल पिल्स नहीं लेनी पड़ती, एक आधी पिल जिसमें ज़्यादातर चीज़ें इकट्ठी हुई होती हैं वो पेशेंट यूज़ कर लेता है। जैसे उसने लिपिड लोअरिंग भी यूज़ करनी है, उसने कोई ब्लड थिनर भी यूज़ करनी है, ये सारी कई दफ़ा कॉम्बिनेशन बनाया होता है उन्होंने, तो उसमें से कम भी पिल यूज़ हो जाती है। ठीक सर, शुगर टेस्टिंग के अगर ऊपर बात की जाए तो शुगर टेस्ट करने के कितने तरीके हैं, कितने ज़राए हैं? आपका मतलब डिवाइसेस से है या आपका मतलब है कि वैसे जो टाइमिंग्स वगैरह हैं? सर मेरा मतलब डिवाइसेस से। डिवाइसेस से, अब ग्लूकोमीटर की डिवाइसेस जैसे यूज़ हो रही हैं, वो तो बहुत कॉमनली यूज़ है ना, उसके अलावा फिर अभी जो पाइपलाइन में है कुछ ऐसे सेंसर्स वाली डिवाइसेस आ रही है जो शायद प्रिक किए बगैर आपके ईयर के साथ लगाएंगे, लोब के साथ, तो वहाँ से उसको लेवल को मॉनिटर कर लेंगी। फिर ये है कि कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, एक कैन अंदर लगा देते हैं और उसमें से ब्लड शुगर रिकॉर्डिंग आती रहती है और आप उसको एक ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं। और अब ऐसे भी सिस्टम बनाए जा रहे हैं कि मोबाइल के साथ आप अटैच कर दें सिस्टम को और वहाँ पे आपकी रीडिंग्स आती रहे जब भी आप डाटा देखना चाहें। ठीक है। तो अब एडवांसमेंट के साथ ऐसा ऐसा ये प्रोसेस भी पेनलेस भी होता जाएगा और इजी भी होता जाएगा। सर HbA1c टेस्टिंग का तरीका है डायबिटीज़ की, ठीक है, उसके अलावा हम जो कॉमन करते हैं, फॉर एग्जांपल सर कोई मरीज़ है, ठीक है, उसको सिम्टम्स आए हैं, वो गया है टेस्ट करवाने, उसने ग्लूकोमीटर वाला टेस्ट करवाया है, ठीक है, उसको पता चल गया उसकी शुगर लेवल हाई था, ठीक है, लेकिन इससे ये कैसे डिटेक्ट हुआ कि टाइप 1 है या टाइप 2 है? गोली नहीं पता लगेगा ना, कैसे पता लगेगा फिर? ऐसे मैंने बताया ना, जैसे अब आपकी उसकी पेशेंट की हिस्ट्री देखेंगे कि पेशेंट में क्लिनिकली सिम्टम्स क्या हैं। अगर तो सिम्टम्स बहुत शिद्दत के साथ हैं, पेशेंट वेट लॉस के साथ आ रहा है, आप यूरिन टेस्ट करवाते हैं उसमें कीटोन्स आ रही हैं, तो ज़्यादा चांस है कि ये टाइप 1 है, इंसुलिन डेफिशिएंट है। और अगर ये सारा कुछ नहीं है, इलामात की शिद्दत नहीं है और ब्लड शुगर लेवल उस तरह से नहीं है, यूरिन में कीटोन्स नहीं है और पेशेंट का वेट लूज नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये टाइप 2 का पेशेंट हो। तो ये क्लिनिकल फिजिशियन की ये असेसमेंट होगी। ब्लड शुगर लेवल ये डिसाइड नहीं करेगा, ब्लड शुगर लेवल ये डिसाइड नहीं, ब्लड शुगर लेवल ये बताएगा कि इस वक्त ब्लड शुगर इतनी है ना, वो पीछे का बताएगा ना आगे का बताएगा। HbA1c आपको पिछले 3 महीने की असेसमेंट दे देगा कि पिछले 3 महीने में एवरेज शुगर इतनी रही है, ठीक है। फिर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो आपके खाने पीने से इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने उस वक्त अगर मीठा खाया तो ब्लड शुगर लेवल डिफरेंट आएगा और अगर आपने उस वक्त सब्जियां खाई तो ब्लड शुगर लेवल डिफरेंट आएगा। लेकिन HbA1c पिछले 3 महीने की एवरेज है, वो खाने पीने से इफेक्ट नहीं होती और वो एक कन्वीनियंस है कि आप शाम 6 बजे करा लें या सुबह 6 बजे करा लें तो डिफरेंस नहीं आएगा रिजल्ट में।
ठीक होगा। ठीक है ना। लेकिन सर फिर ये कैसे पता चलेगा, यानी कि ये असेस करने का तो कोई तरीका नहीं है कि टाइप 1 है या टाइप 2 है? मैंने बताया कि जहाँ पे आपको क्लिनिकल जजमेंट में कोई इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि ये टाइप 1 ये टाइप 2 की डिस्क्रिमिनेशन करना डिफ़िकल्ट हो गया है, तो उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ टेस्टिंग हैं जो की जा सकती हैं। ओके जैसे anti-GAD65 है, ओके या ये इंसुलिन आइलेट सेल एंटीबॉडीज़ हैं, इंसुलिन एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक ये की जा सकती हैं। ये टाइप 1 में पॉजिटिव होती हैं। लेकिन सर ये इतना कॉमन तो नहीं है, ये इतना नहीं कॉमन भी नहीं है, महंगी भी है ये। जी, ये महंगी भी है, एग्जैक्टली एक्सपेंसिव भी है और ये ज़्यादा कॉमन भी नहीं है। 20,000 तक ये टेस्टिंग होती है। ओके ओके ठीक। सिर्फ ये असेस करने के लिए कि टाइप 1 टाइप है 1 या और टाइप 2 है। तो ज़्यादातर लोग तो फिर यही करते होंगे कि खुद ही से क्लिनिकल क्लिनिकल जजमेंट ऑलमोस्ट देखें, ट्रीटमेंट भी तो क्लिनिकल जजमेंट पे चलनी होती है ना, ऐसा ही है। तो इस बात ये भी फर्क पड़ता है। ठीक है राइट। सर। टाइप 1 जो होती है या टाइप 2 जो होती है, टाइप 2 एक लिमिट आती है कि टाइप 1 में कन्वर्ट हो ही जाती है। ये दौरानिया आपने अपने एक्सपीरियंस में कितना देखा है कि किस वक्त में वो कन्वर्ट होती है? डिपेंड करता है पेशेंट ने अपने बीटा सेल कितने प्रिजर्व किए। ओके फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को आज टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है और उसने अपने बीटा सेल से 50% उसके सेव्ड थे, 50% उसके डैमेज हो गए। ठीक है। अब उस पेशेंट ने डाइट का ख्याल रखा, अपनी एक्सरसाइज में नहीं की, अपनी ट्रीटमेंट वेल प्लान की, अपना ब्लड शुगर मेंटेन रखे, तो हो सकता है उसका पेंक्रियाज अगले 15 साल काम कर जाए। अच्छा ठीक है। और इसके मुकाबले में एक पेशेंट है जिसने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखना और कहना है कि भाई जो ज़िंदगी है मैंने अपने हिसाब से जीनी है, मरना जीना तो है, जीना मरना जो है वो खाने के साथ है मेरा। जी तो वो हो सकता है कि अगले 3 साल में अपने बीटा सेल को डैमेज कर ले, बिकॉज इतना हाइपरग्लाइसीमिया बीटा सेल्स के ऊपर एग्जॉस्टेशन का बायस बनेगा। ठीक है। तो अब ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते हैं 5 to 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, बट यूजुअली 15 ईयर के बाद आमतौर पे इंसुलिन की ज़रूरत पेश आ जाती है। 15 इयर्स के बाद। हाँ, और जितना पेशेंट को जल्दी डायग्नोसिस होता है इतनी जल्दी इंसुलिन की ज़रूरत पेश आती जरूर है, एज़ कम्पेयर टू कि 40 ईयर के पेशेंट है उसको जो डायबिटीज़ हुई है उसमें हो सकता है 15 साल बाद इंसुलिन की ज़रूरत पेश आए, जी और जो 60 ईयर का पेशेंट है वो हो सकता है 20 ईयर गुजार जाए। ठीक है। ठीक वो है, ये फ़र्क है यानी कि ये भी सिर्फ एक क्लिनिकल क्या कहते हैं वो असेसमेंट के ऊपर ही इसकी जजमेंट की जाती कि है। इंसुलिन डेफिशिएंट पेशेंट नहीं, वेट लॉस के ऊपर भी तो आप फैसला कर सकते हैं ना। ठीक है। ये पेशेंट अब टाइप 2 डायबिटीज़ है, आप टैबलेट्स भी ले रहा है, वेट लॉस हो रहा है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि उसके बीटा सेल अब काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि वो इंसुलिन रिक्वायरिंग हो गया। हम्म। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ बोला था कि वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, जी, टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा नहीं हम कह टाइप सकते, 2 टाइप 1 में कन्वर्ट हम ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है। आप जो आप बात जिससे कंफ्यूज आपने की वो मैं ठीक क्लैरिफाई है, कर देता हूँ। ठीक। टाइप 2 पेशेंट है, टैबलेट्स इस्तेमाल करता रहा, बीटा सेल अब फेलियर हो गया, टैबलेट्स फेलियर हो गए, रिस्पांस नहीं दे रहा टैबलेट्स को, ठीक है। हम कहेंगे इंसुलिन रिक्वायरिंग टाइप 2 डायबिटिक, ओके ठीक है। इंसुलिन रिक्वायरिंग टाइप 2 type 2 डायबिटिक, ठीक है। क्योंकि उसमें जो कोर इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है जी, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी भी है, तो 2 इश्यूज है ना। 2 इश्यूज हैं बिल्कुल। टाइप 1 में ये डबल Issue इशू नहीं नहीं है, होता, बिल्कुल। इंसुलिन डेफिशिएंट रिप्लेस करेंगे, प्रॉब्लम ठीक होगा, रेजिस्टेंट नहीं होती। रेजिस्टेंट नहीं ना होते। ठीक है। अच्छा, तो आप इनको इंसुलिन देंगे प्लस आप ऐसी टैबलेट्स देंगे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बेटर करें, ठीक हो। जैसे कि पायोग्लिटाजोन है या मेटफॉर्मिन है। ठीक आप पायोग्लिटाजोन हम कम यूज़ करते हैं, मेटफॉर्मिन फिर भी यूज़ करते हैं, ठीक। तो ये एक डबल इशू है। हम्म। अच्छा, अब एक और आपने जो बात की थी टाइप 2 टू टाइप 1 में कन्वर्ट कर दे, टाइप 1 पेशेंट ऐसे ज़रूर हो सकते हैं, से 20 ईयर की एज पे एक पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, पेशेंट इंसुलिन शुरू कर दी, रिस्पांस आ गया, जी, पेशेंट इज़ नाउ 45, ओके। ही इज़ ओवरवेट नाउ और इंसुलिन यूज़ कर रहा है, लेकिन एक कंपोनेंट इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ गया है, राइट। इसको डबल डायबिटीज़ भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि टाइप 2 को ये कह देना कि वो कन्वर्ट हो गया टाइप 1 में, नहीं, वो गलत थी। टाइप 1 वाले टाइप 2 साथ में कोएग्जिस्टेंस Coexistence हो सकती फीचर्स है, आ जाते आ हैं जाते हैं। एट सम और अदर एज, ठीक है। जब उनका वेट बहुत ओवर हो जाता है या जो है वो उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, ये सारा कुछ, ठीक है। उनके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम ये कि कह आपकी सकते इंसुलिन हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए ठीक है, और इंसुलिन की डेफिशिएंसी तो ऑलरेडी होती है उनके अंदर, ठीक। वो ये तो हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन एक्वायर्ड टाइप 2 है ये, ठीक है। इंसुलिन Required type 2 वो टाइप type 2 व्हिच नीड्स इंसुलिन, तो हम इंसुलिन रिक्वायरिंग कह सकते ठीक है, हम इसको टाइप 1 नहीं कह सकते। हैं। नहीं, ठीक है सर, इंसुलिन का खौफ आज भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा है। जब भी बात आती है कि आपने इंसुलिन पे शिफ्ट होना है या आपने इंसुलिन लगानी है, तो लोग खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। क्या बिल्कुल वाकई इंसुलिन खौफ ज़्यादा कर देने वाली चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक ही बेस्ट तरीका है कि पेशेंट के सामने इंसुलिन का पेन मंगाया जाए
ओके और उधर ही ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। पहला इंजेक्शन उनको फिजिशियन खुद ही इंजेक्ट कर दे, ओके, वो खुद ही इंजेक्ट कर फिर वहीं से ख़त्म हो जाता है। ठीक ठीक। मैं समझता हूँ जब आपका पेशेंट ये प्ली लेके आते हैं कि इंसुलिन मैंने नहीं लगवानी और मैंने ट्रीटमेंट लेनी है आपसे, लेकिन मैंने इंसुलिन नहीं लगवानी, तो वहीं पे हथियार फेंक देना कि ये पेशेंट मेरा नहीं है और चूँकि इंसुलिन नहीं लगवाना चाहता तो इसका मेरा लॉन्ग टर्म सिलसिला चलना नहीं है। बिल्कुल। एक तो वे ये होता है ना थिंकिंग का, और एक वे थिंकिंग का ये है कि आप उसकी सोचें कि यही पेशेंट मेरा चैलेंज है, मैंने इसको कन्विंस करना है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अब आप उस पेशेंट के साथ अपना जो रेपो आपका बेहतर होगा जब आपकी बातचीत चलेगी। तो अगर आप अच्छे कन्विंस करने वाले हैं तो अल्टीमेटली आप उसको कन्विंस कर पाएंगे और वो मान जाएंगे। और आप उसमें इंसुलिन ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि 24 आवर में वंस डेली इंसुलिन जो इस्तेमाल होती है, जिसको कहते हैं एक दफ़ा इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन है, उससे शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। उससे क्या होता है कि पेशेंट को फियर दूर हो जाता है, वो यूज़ टू हो जाता है। 1 महीने बाद उसको लगता है कि भाई इतना भी मुश्किल मसला नहीं था, मैं पेन के साथ एक दफ़ा इंजेक्ट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो अगली दफ़ा वो उसका खुद ही फरमाइश कर दे कि डॉक्टर साहब मुझे देने वाली टैबलेट्स भी ख़त्म करे और मुझे इंसुलिन पे शिफ्ट कर ले टोटल। तो यानी कि सर आप सिरिंज प्रेफर नहीं करते, आप पेन प्रेफर करते हैं, क्योंकि सिरिंज पेन और टू बिगिन विद ओके, टू बिगिन कई सारे लोगों को नीडल का वैसे फोबिया बहुत होता ऐसे है, ही, तो अगर वो नीडल फोबिया इस तरह का है जो सिरिंज देख के, तो आप फिर उनको पेन प्रेफर कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पेन उसके साथ ज़्यादा होती है, पेन आलमोस्ट दोनों के साथ नहीं होती अगर सही टेक्निक से लगाया जाए तो। ठीक है। लेकिन सर सिरिंज लगाने का एक प्रॉपर टेक्निक है जो आई डोंट थिंक सो कि हर 90 एंगल पे लगानी है, तो प्रॉपर सिखाना पड़ता है। प्रॉपर सिखाना पड़ता है। आप अगर पेशेंट को सिखा के भेजेंगे तो 90% चांस है कि पेशेंट आपकी दिए हुए नुस्खे पे अमल करेगा। वही बात आ गई काउंसलिंग वाली बात। और अगर आप सिखा के नहीं भेजेंगे तो वो गलत लगाएगा। इंसुलिन यूजली लोग यूं इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, उससे उनको पेन भी ज़्यादा होती है, लीजन्स भी बन जाते हैं। ठीक है सर, जो मेरा थीसिस है वो ये है कि हम इंसुलिन को टाइप 2 के पेशेंट्स में अर्ली स्टेजेस में ऐड अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वी शुड इंट्रोड्यूस टाइप 2 इंसुलिन टू एवरी पेशेंट विद डायबिटीज। ओके ओके। उनका एक पॉजिटिव इमेज इंसुलिन के बारे में बनना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। अब अमेरिकन जो हैं वो इसके बारे में गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर आप HbA1c टारगेट्स में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप सेकेंड लाइन पे आफ्टर मेटफॉर्मिन इंसुलिन को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑप्शंस है ये, जब आप मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं जो ग्लूकोफेज के नाम से मशहूर है, जी। तो मेटफॉर्मिन यूज़ करने के बाद आपके पास 4-5 ऑप्शंस हैं। हर पेशेंट में वो ऑप्शन डिफरेंट हो सकती हैं, कोई कुछ ऑप्ट करेगा, कुछ ऑप्ट करेगा। बस कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ओवरवेट है, वो इंसुलिन अगर वो उनको लगाई जाए तो और ओवरवेट हो जाएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को हम GLP-1 एनालॉग्स लगाते हैं। GLP-1 एनालॉग्स क्या होते हैं? जो वेट को रिड्यूस करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करते हैं। ठीक है। और ऐसे 2 इंजेक्शन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, एक विक्टोजा के नाम से अवेलेबल है, एक टूलेसिटी के नाम से अवेलेबल है। एक वीकली है और एक डेली है। तो आप इन दोनों में से कोई चॉइस ले सकते हैं। ठीक है। ऐसी टैबलेट्स आ गई हैं जो ब्लड शुगर में से शुगर को निकाल के यूरिन में एक्सक्रीट कर देती हैं, वो भी यूज़ की जा सकती है। मैं ओवरवेट लोगों की बात कर रहा हूँ, ओवरवेट के लिए। अच्छा, तो इसी तरह फिर टैबलेट और भी टैबलेट्स हैं जो इंसुलिन बनाने वाली टैबलेट्स, वो भी दी जा सकती है। तो ये है। और फिर बेजल इंसुलिन है, 24 आवर में एक दफ़ा काम करने वाली इंसुलिन, वो भी इस्तेमाल कराई जा सकती है। तो जब पेशेंट के साथ बैठ के प्लानिंग की जाए तो अर्लियर इनिशिएशन के बारे में बता दीजिए, जो अगर पेशेंट उसको प्रेफर करे बिल्कुल। और उसको इंट्रोड्यूस पॉजिटिव वे में करा देना चाहिए इंसुलिन को, कि उससे ये होगा कि पेशेंट को जब ज़रूरत होगी तो वो उसके बारे में नज़रियात उसके बेटर होंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर हो जाएंगे। ठीक है। यानी कि सर इसको इंसुलिन को आखिरी हरबे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? नहीं, इंसुलिन को किसी ड्रावे के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो अब इंसुलिन लग जाएगी। ठीक है, ठीक है। इंसुलिन को एक पॉजिटिव वे में इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है। इंसुलिन आब हयात है जी, आब हयात। इंसुलिन जो है वो जिस बंदे ने बनाई, उस साइंसदान को नोबेल प्राइज़ मिला उसके ऊपर। बिल्कुल। तो अब नोबेल प्राइज़ को गलत चीज़ बनाने पे तो नहीं मिलता ना, कोई नशा बनाने पे भी नहीं मिलता। बिल्कुल। इसी तरह जो लोगों के जहन में है कि ये एक नशा है, भाड़ा है या ये आखिरी इलाज है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी पेशेंट की नज़र कमज़ोर हो तो वह ऐनक लगाना चाहेगा। बिल्कुल ऐसी बात है। और उस वक्त वह ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि ये आखिरी इलाज है या पहला इलाज है। बिल्कुल। आंसर इज़ साइंटिफिक ट्रीटमेंट, वही उसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट है।
तो जब आपकी इंसुलिन डेफिशिएंट है तो ट्रीटमेंट इज इंसुलिन। ट्रीटमेंट इज इंसुलिन, बिल्कुल। उस वक्त ये क्वेश्चन ही नहीं है कि फर्स्ट या लास्ट या आखिर या क्या है, वो लेकिन सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पे प्रिस्क्राइबिंग का फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट नहीं देखते सर आप? यहाँ पे तो एज एन आखिरी हर्बाई उसको यूज़ करते हैं ना सर? वो एक लोगों में जो है वो नीचे लेवल पे डिस्कशन और डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट लेवल के डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन में से वो ये नतीजे लोगों ने मिथ जन्म दे गया है कि ये एक आखिरी इलाज है, ये आखिरी इलाज जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और फिर कई ऐसे मिथ भी जन्म लेते हैं, मसलन अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर है, उसको रीनल प्रॉब्लम हो गई है, तो उस वक्त अगर वो इंसुलिन शुरू करता है तो रीनल फेलियर तो वर्ष ही होना है ना। बिल्कुल, रीनल फेलियर तो ऐसे ही वो कह सकता है ना कि इंसुलिन लगाने के बाद मेरा किडनी की फेलियर और बढ़ता गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि पेशेंट को एक गलत परसेप्शन होगी कि इंसुलिन लगाने से गुर्दे ख़राब होने शुरू हो गए। हालांकि ऐसा नहीं था। एग्जैक्ट फिक्रा ये है कि गुर्दे पहले से ही ख़राब थे और वो अपने हिसाब से ख़राब होते गए। दरमियान में इंसुलिन लगाए या टैबलेट्स, एक ही बात रहनी चाहिए, आउटकम ऐसे ही होना। ठीक सर, मार्केट में कितनी तरह के इंसुलिन के ब्रांड्स हैं? मार्केट में दो तरह की इंसुलिन आती हैं जो बुनियादी तौर पे, एक है शॉर्ट एक्टिंग, ठीक उसमें एनालॉग्स भी आ गए हैं। वो 3 किस्म के एनालॉग्स अवेलेबल हैं जो बहुत शॉर्ट एक्टिंग हैं, 3 घंटे असर रखते हैं और 15 मिनट में असर शुरू कर लेते हैं, उनको हम एनालॉग्स कहते हैं। उनमें ये हिमोलोग है, पेड्रा है, नोवोरैपिड है, और एक हमारी कन्वेंशनल हिमोलिन आर या एक्ट्रापिड है जो रैपिड एक्टिंग है, लेकिन उसका असर कोई 1 घंटे के बाद शुरू होता है और फिर 3, 4, 6 घंटे पीक करने के बाद फिर वो 8 आवर तक रहता है। ठीक हो। तो ये रेगुलर इंसुलिन को कहते हैं। फिर दूसरी इंसुलिन जो अवेलेबल है वो दूधिया इंसुलिन कहलाती है। अच्छा। वो NPH के नाम से और इंसुलेटार्ड के नाम से अवेलेबल है। और इनके पैरेलल अब इंसुलिन आ गई हैं, उनको हम बेजल इंसुलिन कहते हैं, जो ग्लार्जिन है और ये लेविमिर है। तो ये इंसुलिन जो है ये लॉन्ग एक्टिंग है और इनकी ज़रा स्मूथ प्रोफाइल है। ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करती रात के 2-3 बजे। इनका ये अच्छी बात है। तो और वंस डेली इंजेक्ट की जा सकती है। तो अब डिफरेंट किस्म की इंसुलिन ये है। फिर कॉम्बिनेशन है, इन्हीं इंसुलिन के कॉम्बिनेशन है। 50-50 कॉम्बिनेशन हो गया, 25-75 कॉम्बिनेशन है, 30-70 है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल। ठीक है। तो सर ये किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कॉम्बिनेशन में देनी है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग? ये यूजुअली हर पेशेंट में एक कॉम्बिनेशन ही बना के देना होता है अगर हमने फुल टाइम रिप्लेसमेंट करनी है। अगर फुल टाइम एक इंसुलिन वो जो खाने के ऊपर फौरी असर करे और एक इंसुलिन वो जो 24 आवर आपकी खानों के दरमियान की नीड को भी पूरा करे। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन ही देना होता है। ठीक है। अगर फुल टाइम रिप्लेसमेंट करनी है, अगर ऐसा भी होता है अगर किसी पेशेंट ने बेजल इंसुलिन दी है तो उसमें उस तरह हम बाकी जो खाने के बाद की शुगर लेवल है उनको टैबलेट्स के साथ में नहीं करें, और 24 आवर में जो फास्टिंग है या बेजल स्टेट की शुगर है उसको हम लेंटस के साथ या लेविमिर के साथ में नहीं करें। ठीक है। वो फिर हम 24 आवर एक्टिंग इंसुलिन यूज़ करेंगे, उसमें टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है। अदरवाइज जब हमने फुल रिप्लेस करना है इंसुलिन से, टैबलेट्स को क्विट करना है, तो उस वक्त हम कॉम्बिनेशन ही यूज़ करें। ठीक है, ये तो फुल टाइम रिप्लेसमेंट हो गई ना सर। अगर एडिटिव की बात की जाए, यानी कि मेडिकेशन में ज़्यादातर बेजल इंसुलिन इस्तेमाल होती है। जो दो मैंने बताई हैं, ग्लार्जिन और लेविमिर, डेटिमिर, और इनके जो ट्रेड नेम्स हैं ये लेंटस और लेविमिर के नाम से आते हैं। तो सर ये कहना ठीक होगा कि एनालॉग्स जो हैं वो इनिशियल स्टेजेस पे दिए जाते हैं, है ना, मेडिकेशंस के साथ? हाँ बिल्कुल, बेसिक इंसुलिन इनिशियल स्टेज पे आ जाती है, ये नंबर 2 पे आ जाती है। ठीक है। और सर सीसी या कितनी मिकदार देनी है ये कौन डिसाइड करता है, या ये क्या प्रोसीजर है? पर केजी डिसाइड करते हैं। पर केजी डिसाइड करते हैं। पहले सीमिया देख के डिसाइड करते हैं, फिर पेशेंट को समझा देते हैं तो उससे अपनी फास्टिक शुगर देख के टाइट्रेट अप कर लेना। ठीक है, यानी कि पहले आप पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि इस तरह टाइट्रेट करना है डोज को, और फिर वो खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं। एवरी थर्ड डे वो 2 यूनिट्स ठीक है। सर हमने ये देखा है कि स्टार्ट ही किया जाता है 10 cc, 16 cc, 10 यूनिट्स से। ठीक है, तो यानी कि ये गलत नहीं है, थोड़ा कम भी तो रख के किया जा सकता है कि नहीं? दोनों वेज है। जो कंपनी इंस्ट्रक्शंस उनकी ये कि 10 यूनिट से उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 10 यूनिट स्टार्ट कर लें रफली, या वो कहते हैं कि 0.1 to 0.2 यूनिट पर केजी, डिपेंडिंग अपॉन के HbA1c कितना है और पेशेंट का वेट का हिसाब भी देखना होता है। तो 10 यूनिट एक दरमियान में एक एडजस्टेड है कि भाई 10 से आप स्टार्ट कर लें और उसको फिर टाइट्रेट अप कर लें। इसलिए ज़्यादातर 10 को एडवोकेट किया जाता है कि अगर आप पर केजी नहीं निकाल रहे तो फिर आप 10 से शुरू कर लें। ठीक है।
तो सर ये HbA1c जो 2-4 यूनिट से भी शुरू किया जा सकता है अगर पेशेंट की हिसाब है। आप पेशेंट को समझा दें ठीक है, कि जी मैं आपके अंदर 4 से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि लो शुगर ना हो जाए रात को, बिल्कुल तो बिल्कुल अगले 2-4 दिनों में बढ़ाता रहे अपनी यूनिट्स, ठीक कोई है। मसला यानी कि हम 2-4 से भी शुरू कर सकते कोई हैं। इशू 10 इज नॉट द वीक स्टैंडर्ड, है, वीक है। 10 स्टैंडर्ड नहीं ये है। तो एक 10 गाइडलाइंस में है ना कि Guidelines इनिशियल एक रफ एस्टिमेट है कि 10 यूनिट्स शुरू कर लें। ठीक है सर, वैसे इसका कोई है लाइक स्केल है कि HbA1c का कितना लेवल होगा तो फिर हम हाँ। कितना, क्या स्केल है आपका सर? 9% से ज़्यादा हो तो आप 0.2 यूनिट पर केजी से शुरू कर लेते अच्छा हैं। 0.2 और अगर 9 9% से kg कम हो तो फिर आप 0.1 यूनिट पर केजी यूज़ कर पर लेते हैं। केजी यूज़ कर लेते तो हैं। डिपेंड करता है HbA1c उनका कैसा है। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके अलावा सर मैं ये बात करना चाहूँगी कि किस टाइम इंसुलिन यूज़ करनी चाहिए, ये परसेप्शन क्या है कि सुबह के टाइम लगानी चाहिए इंसुलिन या रात के टाइम? बेजल इंसुलिन 24 आवर में एक दफ़ा लगनी है। अच्छा। वो पेशेंट की कन्वीनियंस पे है, वो रात को 10 बजे लगाना चाहता है, सुबह 10 बजे लगाना चाहता है, शाम 6 बजे लगाना चाहता है, 2 बजे लगाना चाहता है, उसका खाने से कोई लिंक नहीं है। ठीक है लेंटस और लेवेमिर की बात कर रहे हैं। ठीक है ये 24 आवर में एक दफ़ा लगनी है। वो जिस वक्त मर्जी पेशेंट लगाए, खाने से भी कोई तल्लक नहीं, ठीक हो गया वो एक टाइम डिसाइड कर ले। ठीक है दूसरी जो शार्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जो एनालॉग्स है, जो बहुत ही शार्ट एक्टिंग है, वो 15 मिनट पहले लगाई जा सकती हैं। बिल्कुल। और जो हमारी रेगुलर इंसुलिन है, हम्म, जिसको जो मशहूर है मोलिनार के नाम से, और क्या है, जी वो 30 to 45 मिनट बिफोर मील देनी चाहिए। ओके ठीक है। उसका फिर मील्स के साथ लिंक अच्छा उसके साथ उसका मील्स के साथ लिंक है जबकि एक उसके बेसल का मील्स नहीं को है। असर करना ना। ठीक है ठीक है सर, ये तो हो गई इंसुलिन की बात। अगर HbA1c की अवेयरनेस की बात की जाए तो आपको लगता है कि लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, मालूमात ही नहीं है मेरे इसके ख्याल बारे अब में? ज़्यादा है, अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। आप अगर 1995 से बात करें तो आप किसी को पता भी नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है 2000 तक भी उस तरह की बात नहीं है। अब 2000 से आगे चले तो अब जो अवेयरनेस का लेवल है वो 2001 में तो नहीं था। हम्म, तो मैं समझता हूँ आप जो आपके डायबिटिक्स है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम आर अवेयर ऑफ HbA1c। ठीक 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 है ना। ठीक है 20% को नहीं पता होगा, ठीक है। क्योंकि I'm not ये about- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल है इसमें। जब आपकी सारी doubt. चीज़ें आ गई हैं तो वो लोग सुनते रहते हैं बातें। जी सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटोलॉजिस्ट, वो तो करेंगे ही रिकमेंड, लेकिन लोगों में, पेशेंट्स में लोगों इसकी की बात करें। अवेयरनेस। इन लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। लोग अब आते हैं तो बताते हैं ना कि हम 3 महीने वाला टेस्ट करवा के ठीक आए है 3 महीने वाला टेस्ट करवा के आए। ठीक ये है बात सही सही। सर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स और सूडो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स, इनके साथ आप कैसे डील करते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया तो पेशेंट को जब आपने इंसुलिन शुरू करनी है, ये टैबलेट्स देनी है, तो आपने उनको बताना है कि भाई अगर आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं, दिल घबरा रहा है, तो ये हो सकता है लो शुगर की लामात हो। ठीक है ब्लड शुगर चेक करें, और अगर आपकी लेस देन 100 है, 70-80 भी आ रही है, ठीक है। ये इसकी डिफाइंड लिमिट नहीं है। अच्छा इसकी डिफाइन लिमिट नहीं है? एवरी पेशेंट में हैव हाइपोग्लाइसीमिया डिफरेंट लेवल्स। ठीक है एक पेशेंट को अगर 100 पे हो रहा है तो उससे दूसरे को 80 भी हो रहा है, और किसी को 70 पे हो रहा है। तो जिस पे उसको सिम्टम्स आ रही हैं और जो रिवर्स होती हैं बाई गिविंग ग्लूकोज, ठीक है। तो वो या कोई भी मीठा लेने से रिवर्स होती है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में वो कहलाती है। हाइपोग्लाइसीमिया में। ठीक है उसमें लेवल फ़र्क होंगे मुख्तलिफ पेशेंट्स में। ठीक है सूडो हाइपोग्लाइसीमिया ये होता है कि आपके पेशेंट बहुत हाई शुगर लेवल में रहते हैं, 300 में, 400 में। ठीक है। अब उनके लेवल जब 200 से भी नीचे आने शुरू होते हैं तो एक दफ़ा उनको फीलिंग होती है। फीलिंग होती है कि हमारी शुगर कम हो गई विद है। द पैसेज ऑफ टाइम ये फीलिंग चली जाती है। ओके जब आप ब्लड शुगर मेंटेन रखते हैं ठीक है। तो वही लेवल जो थ्रेशोल्ड ऊपर सेट हुआ होता है, वही बॉडी का थ्रेशोल्ड फिर नीचे सेट हो जाता तो सूडो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स में फिर क्या किया जाए, क्योंकि शुगर तो उनकी है। नॉर्मल उनको होती है, रीएश्योर करना होता है, उनको रीइंश्योर करना है। रीएश्योर करते हैं, उनको समझाते हैं, ठीक है। काउंसिल करते हैं कि ये प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ठीक है सर, एक इंसान है जो बिल्कुल फिट है और एक है जो डायबिटिक पेशेंट्स है, Right. दोनों के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में थोड़ा बता दें कि क्या डिफरेंस होना चाहिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में? जो पेशेंट ओवरवेट है जी उसको हम एडवाइस करेंगे कि 6 kg अपना वेट लूज करें। अच्छा 6 kg ठीक है ठीक है, 6% 6 to 7% होता है। ठीक 100 kg के तो 6 kg हो गया, 6% है ना। ठीक है इसी तरह जो उसके मुकाबले में जो पेशेंट अपने BMI के अंदर है, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा मेजर्स नहीं लेंगे वेट लॉस के लिए। ठीक ठीक वही जो 20 के अंदर हमें डिफरेंट प्लान बनाना पड़ेगा, उसमें ट्रीटमेंट भी डिफरेंट हो, उसमें उनके खाने पीने कैलोरीज भी डिफरेंट हो। ठीक हो गया। और एक फिट आदमी है जिसका BMI भी 25 के अंडर है, तो उसके अंदर डाइट का प्लान और उसकी जो एक्सरसाइज का प्लान वो डिफरेंट होगा। ठीक हो गया। सर बैन अवी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह ट्रीट किया जाता है डायबिटीज़ को? लाइक विद इंसुलिन और विद मेडिकेशन इंसुलिन साथ साथ चलते हैं? दोनों बातें। दोनों बातें हैं। ठीक है अच्छा, ऐसा लगता है, बाज़ार ऐसे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ इंसुलिन का इस्तेमाल ज़्यादा है,
जी लगता है या वैसे कम है? जी क्या क्या परसेप्शन है आप लोगों सर की? आई थिंक कम है कम है? जी सही। मेरी परसेप्शन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है जो इंग्लैंड के अंदर जो इंसुलिन का इस्तेमाल है वो ज़रा लेट किया जाता है। थोड़ा लेट किया जाता है ठीक है इसलिए लेट किया जाता है कि शायद उनके सिस्टम में से सारा उनकी जो उनकी हुकूमत है उन्होंने सारा कुछ प्रोवाइड करना होता है। बिल्कुल तो इंसुलिन ओवरऑल एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है ट्रीटमेंट है एज़ बिल्कुल। कम्पेयर टू टैबलेट्स। जी तो वो इसको ज़रा NHS के सिस्टम में थोड़ा एंड पे रखते हैं गाइडलाइंस के मुताबिक। ठीक और जो हमारे यहाँ इंसुलिन है वो किसी भी स्टेज पे हम, चूँकि हमारे यहाँ ये स्टेट की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, बिल्कुल चूँकि उन्होंने प्रोवाइड नहीं करनी। हाँ सरकारी अस्पतालों में प्रोवाइड करते भी हैं, वहाँ पे इंसुलिन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। जी ठीक अब मैं एक सेटअप में काम करता रहा हूँ सरकारी सेटअप में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे पेशेंट बाई चॉइस इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक टैबलेट्स के अवॉइड करते, टैबलेट्स उनको अस्पताल से नहीं मिलती, ठीक ओके तो वो कहते हैं इंसुलिन हम यूज़ कर लेंगे, हमें वो यहाँ से मिल जाएगी। तो ये इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं इंसुलिन के यूज़ के बारे में। ठीक हो लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर पॉपुलेशन यही है जो कहती है कि इंसुलिन नहीं लगवानी, बाकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारा किया जाए। ठीक है ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ गाइडलाइंस के तहत होनी चाहिए, और गाइडलाइंस के तहत ही बाहर भी होती है जहाँ भी होती है। ठीक है अच्छा वही गाइडलाइंस है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की है, इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन इंग्लैंड की। ये 3-4 ऑर्गेनाइजेशन और कई दफ़ा इनकी इकट्ठी स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, ओके तो उसको फॉलो किया जाता है बाहर भी और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, हमारे सारे डॉक्टर जो हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन रिमेंबर जो गाइडलाइंस होती हैं वो गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है आपका एक पेशेंट है, उसको वो लिखेंगे कि मेटफॉर्मिन पहले दें, उसके बाद फलाना एजेंट ऐड करें। आपका ऐसा भी कोई पेशेंट आएगा जिसमें आपको ये सारा कुछ बाईपास करके दरमियान में सिलसिले देनी पड़ेगी। ऐसा ही है बिल्कुल तो ये है कि पेशेंट और हर पेशेंट के ऊपर अपना डिसीजन होता है, बट एक बेसिक प्रिंसिपल्स की जब वो बात करते हैं तो वो एक गाइडलाइन जो है ADA की गाइडलाइंस को ज़्यादातर फॉलो किया जाता है पाकिस्तान में, यानी कि हर साल वो अमेरिकन आ जाती है रिवाइज होके। ठीक हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन इज गुड उसके अकॉर्डिंगली इंसुलिन नंबर 2 पे है नंबर 2 पे आफ्टर मेटफॉर्मिन। आफ्टर टाइप 2 डायबिटिक्स, टाइप 2 टाइप 1 में तो इंसुलिन देनी है ना, जी, उसमें तो इलाज कोई नहीं। उसमें तो इलाज कोई नहीं ठीक है। बिल्कुल। लेकिन सर मेटफॉर्मिन या फिर दूसरी जो मेडिकेशंस हैं उससे GIT के बहुत प्रॉब्लम्स उठते बिल्कुल हैं होते हैं। है ना इसलिए पेशेंट को मेटफॉर्मिन जब मैं तो देता हूँ तो मैं उसकी लो डोज से देता हूँ 250 मिलीग्राम। ठीक थोड़ा उसका पता लग जाता है कि पेशेंट का GI अपसेट हो रहा है या नहीं, राइट और जब टॉयलेट का आता है फिर 500 BD पे कर चले जाते हैं, फिर उसके बाद डोजेज बढ़ा लेते हैं। ठीक है ठीक लेकिन जिस पेशेंट को भी अपसेट हो रहा हो फिर उसको हम लेबल कर देते हैं ना मेटफॉर्मिन इनटॉलरेंट, इनटॉलरेंट ठीक है ठीक फिर हम उसके अंदर बाकी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ओके ठीक है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू द ऐसे केसेस गाइडलाइंस बहुत हैं जिनको मेटफॉर्मिन से प्रॉब्लम्स होती हैं जी डायरिया शुरू हो जाता है, ये परमानेंट गैस्ट्रिक अपसेट रहती है। ऐसा ही है। हार्ट अगर तो बर्न वो इतनी हो कि भाई 1-2 वीक्स में रिजॉल्व हो जाए फिर तो हम उसके साथ कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट इज़ अ गुड ड्रग। लेकिन अगर उनके अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा है, बात बर्दाश्त में नहीं है, फिर डेफिनेटली उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, फिर आप चेंज कर देते हैं फिर change थेरेपी। कर देते ठीक है ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।